यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले अपने को जानना पड़ता है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? एनी थिंग्स यस। दैट ऑक्यूपाइज ए स्पेस एंड इट हैज ऑन मास, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता हो, और जिसका कुछ वजन हो, जिसका कुछ मास हो, उसे मैटर कहा जाता है। तो इसी बात को हमें बोलना है कि एनी थिंग्स दैट ऑक्यूपाइज ए स्पेस एंड इट हैज मास दैट इज नॉन एज मैटर। अब ये जो मैटर है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि दो पार्ट में कहने का मतलब कि दो तरीके से इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं जितने भी हमारे सराउंडिंग में मैटर्स हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में कि जो आपके सराउंडिंग में सबस्टांसेज है वह सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो जो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफिकेशन करते हैं, अब वाटर है तो वो लिक्विड है, टेबल है तो वह सॉलिड है, यह जो ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक्सहेलेशन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये गैस है। लेकिन यदि इसी का हम केमिकल क्लासिफिकेशन करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ये कहा जाता है कि ऑल मैटर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सम आर प्योर सबस्टेंस एंड सम आर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स इज आल्सो नॉन एज इम्प्योर सबस्टेंस। यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी मैटर्स हैं इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्योर सबस्टेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। अब ये प्योर जो सबस्टेंस होते हैं इसका कुछ मीनिंग होता होगा। प्योर सबस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज यदि सेम टाइप के एटॉम से मिलकर के बने हो तो वो हो गया यहाँ पर प्योर सबस्टेंस, या सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के भी मिलने से बने हुए तब भी उसे आप प्योर सबस्टेंस कहेंगे। यहाँ पर दूसरी ओर यदि देखें जिधर की मिक्सचर लिखा हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि इफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स कंबाइन टू ईच अदर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, विदाउट शेयरिंग और डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नॉन एज मिक्सचर। यानी कि आपने वाटर लिया, शुगर लिया, दोनों को ऐड किया, लेकिन यहाँ पर वाटर और शुगर इसके बीच में किसी इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं होता है, इसका मतलब यह मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन यदि आपने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन लिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का या तो शेयरिंग हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए। अब जैसे एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस। हाइड्रोजन खुद जलने वाली गैस है। ऑक्सीजन इज कंबसन सपोर्टिंग गैस। ऑक्सीजन कंबसन को सपोर्ट करने वाली गैस है। यहाँ पर दोनों की नेचर अलग अलग है। एक खुद जलने वाली गैस है, दूसरा जलने में मदद करने वाली गैस है। बट इफ इन डेफिनेट रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू ईच अदर एंड इट फॉर्म्स वाटर, तो वाटर की टेंडेंसी यहाँ पर क्या होती है, न तो वो खुद जलती है और न ही किसी को जलने देती है। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वाटर इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टिंग इन कंबसन। तो यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज क्या हुआ, बिल्कुल चेंज हो गया। तो वाटर यहाँ पर क्या हो गया, प्योर सबस्टेंस हो गया। लेकिन मिक्सचर के लिए, जिससे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपने एक ग्लास वाटर लिया, लगता है कोई
ज्वाइन किया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, ठीक है। यहाँ पर वाटर और शुगर, यदि आप दोनों को मिक्स करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपने लेमन का जूस भी ऐड कर दिया, थोड़े आपने सॉल्ट भी डाल दिए, और यदि आप उसे पीते हैं तो वो थोड़ा खट्टा भी लगता है, नमकीन भी लगता है, मीठा भी लगता है। तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स जिससे मिलकर के वो बना हुआ है, उनमें से किसी का प्रॉपर्टी लॉस्ट नहीं हुआ, किसी का प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ। शुगर मीठा लगता है इसलिए मिठास भी है, सॉल्ट सॉल्टी टेस्ट का होता है इसलिए नमकीन भी है, लेमन स्वाद में खट्टा लगता है इसलिए थोड़े बहुत उसके अंदर खट्टापन भी है। तो यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, अब यहां पर आगे बात करते हैं। मैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेता हूं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि प्योर सबस्टांसेज इज आल्सो टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये दोनों यहाँ पर क्या है? प्योर सबस्टांसेज है। अब जैसे मैंने यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लिया, ये NaCl हो सकता है, यह CaCO3 हो सकता है, यानी कि इफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine to each other in fixed ratio by mass, then it chemically combine to each other, then it forms compound. कंपाउंड बनने के लिए कंडीशन क्या है कि इसके लिए कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि NaCl की बात हमने किया तो इसमें Na एक तो हो गया सोडियम और दूसरा Cl यानी कि हो गया क्लोरीन। यदि वाटर के बारे में बात करें तो इसमें एक कंपोनेंट हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हुआ ऑक्सीजन। तो इसी को मैंने यहाँ पर कहा कि इफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर in fixed ratio by mass, in fixed ratio by mass, then it chemically combine. chemically combine का मतलब कि यहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है या तो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है। then it forms new substances with new properties. These new properties are known as compounds, and these compounds is also divided into 2 कैटेगरीज, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब कल मैंने ऑर्गेनिक क्या होता है वो मैंने बताया था, इनऑर्गेनिक क्या होता है वो भी मैंने बताया था। भारत जी आप कल नहीं थे इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। 10th में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये मैं माउस मूव करा रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहा हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और उस हाइड्रोकार्बन से जो आप अलग अलग चीज़ तैयार करते हैं उसे उस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपका जवाब होगा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ऑल हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऑल हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। The study of organic compound is known as organic chemistry। एक स्टेप में यहाँ पर ज़्यादा बता दिया। अब प्रश्न तब ये उठता है कि जी इनऑर्गेनिक क्या है। अब जो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है,
यानी कि एक्सेप्ट ऑल हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले ये बताइए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या? यस सर। हाँ, थैंक यू। यस सर। अब आगे बात करते हैं एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि कल को कोई आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, बिकॉज बोथ आर प्योर सबस्टेंसेज, बट व्हाई बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड? जब दोनों प्योर सबस्टेंसेज हैं तो फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड में अंतर कहाँ पर है? तो कंपाउंड्स के बारे में मैंने क्या कहा था कि इसके लिए कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन एलिमेंट्स के अंदर क्या कहा जाता है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटॉम्स, यानी कि एलिमेंट्स वही कहलाएगा जिसमें कि सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि एक ही टाइप के एटॉम्स होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे जाकर के। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब बहुत सारे हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं और ये क्या बनाएगा भाई? ये बनाएगा ये बनाएगा यहाँ पर H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक एटॉम हो गया और ये भी वही एटॉम है जो कि ये पहले वाला आपने एटॉम देखा था। तो यहाँ पर दोनों सेम एटॉम्स हो गए क्या? और ये दोनों मिल करके इसने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बना लिया। या मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास यह आयरन का एक पीस है। अब ये जो आयरन का पीस है, चाहे ये कॉर्नर हो, ये कॉर्नर हो, ये बीच का हो, या कोई भी जगह हो, कोई भी होगा, और कहीं से भी आप एक छोटा सा पार्टिकल निकालेंगे तो वहां जो आपको एटॉम मिलेगा वह एटॉम क्या होगा? Fe होगा। वह एटॉम क्या होगा? Fe होगा। यानी कि इस Fe नाम के एटॉम से ही ये सारे बने हुए हैं, चाहे वो आपके पास 1 ग्राम हो या 1 kg हो या 1 क्विंटल हो या मर्जी जितना भी हो। तो ये समझ में आ गया कि यदि कोई भी सबस्टेंस एक ही तरह के एटॉम्स के मिलने से बना हुआ है तो उसे आप सिर्फ एलिमेंट्स कहेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 2Fe ले लिया और यहाँ पर आपने यूँ कह दीजिए कि 3Cl2 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, इस बार Fe एक एटॉम हो गया और Cl ये दूसरा एटॉम है। और यदि 2 डिफरेंट एटॉम्स के मिलने के कारण यदि यहाँ पर कोई न्यू सबस्टेंसेस बन रहे हैं तो अब इसे एलिमेंट नहीं कहा जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा 2FeCl3। यहाँ पर FeCl3 इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज ए कंपाउंड। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड में फर्क समझ में आया क्या? हेलो? यस सर। ठीक है, अब फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहां पर हम लोग अब यहां पर कहा जाता है कि एलिमेंट्स इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जितने भी एलिमेंट्स हैं इसे फिर आगे 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है।
मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। और याद रखिएगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स, ये चूंकि सबके सब एलिमेंट्स हैं, तो मेटल्स भी एक ही तरह के एटॉम से मिलकर के बना होगा, नॉन मेटल्स भी एक ही तरह के यानी कि सेम टाइप के एटॉम से मिल करके बने होंगे, और सेमी मेटल्स इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटॉम्स। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स ये सभी सेम टाइप के एटॉम से मिलकर के बने हैं, तो फिर इसमें डिफरेंसेस कहाँ पर आ गए? तो यहाँ पर डिफरेंसेस इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं, और आपने 9th या 10th में ये खूब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। शायद आप लोगों को ज्योत्सना मैडम पढ़ाती होंगी 9th 10th में। साइंस कौन पढ़ाते थे? यस सर। हाँ यस सर। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो मैडम आपको ये खूब अच्छे तरीके से बताई होंगी कि मेटल का मतलब होता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। मैं यहीं पर लिखता हूँ। अब मान लीजिए ये हमारे पास सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। अब यदि सोडियम का एटॉमिक नंबर अपना 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिखने के लिए जानते होंगे। हालांकि +1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे, लेकिन जो आपने 10th में पढ़े होंगे वो आपने पढ़े होंगे 2 8 1 यही आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहाँ पर सोडियम लिख रहा हूँ, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, और 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि इसने लूज किया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1+ चार्ज आ गया, और मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। अब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब यदि मैं यहाँ पर एक कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, Cl का ले लेता हूँ, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब यदि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या लिखा होगा? 2 8 और 7 लिखे होंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली यह क्या करेगा, यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन यह रिसीव करता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन यदि रिसीव किया, इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब जब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, तो क्लोरीन यहाँ पर कहलाएगा नॉन मेटल और सोडियम कहलाएगा यहाँ पर मेटल। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या? यस सर। अच्छा, ये तो पता है कि वाई सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका रीजन ये है कि एज वी नो दैट ऑल एलिमेंट्स वांट टू कंप्लीट ऑन ऑक्टेट। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि मेरे बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग सोडियम के बारे में बात करें, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और एक बात यहाँ पर और भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, दोनों केस में एनर्जी चेंज होते हैं। यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वहाँ पर भी एनर्जी चेंज होते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
तब भी वहां पर एनर्जी चेंज होते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि एनर्जी गेन करता है या लूज करता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। लूज करेगा तब भी चेंज हुआ, गेन करेगा तब भी चेंज हुआ। तो मैंने अभी केवल चेंज वर्ड बोला है। और यहां पर याद रखिए, यदि इलेक्ट्रॉनों का कहीं पर भी लेन देन होता है तो 1, 2 और 3, मैक्सिमम 1 से लेकर के 3 के बीच या तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जितने कम इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा उतने कम अमाउंट में एनर्जी चेंज होंगे, और जो जहां पर कम अमाउंट में एनर्जी चेंज होता है वही काम उसके लिए इजी माना जाता है। तो यदि हम सोडियम के बारे में बात करें, या तो यह अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो यदि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो देखिए बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए क्या। और यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसको 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर के ये दोनों 8 बन पाएंगे। तो अब बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है? लूज करना आसान है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। इसलिए क्या करता है, यहाँ पर जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दुनिया का कोई भी एलिमेंट होगा, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और देखेंगे कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो लूज करेगा, लेकिन यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो वह लूज नहीं करेगा। यहां तक समझ में आ गया? हेलो? यस सर। हाँ, अब यहां पर देखते हैं। अब हमारे पास जो क्लोरीन है, अब या तो यह अपना ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बाहर में 8 रह जाएंगे, या 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यदि यह ले लेता है तब जाकर के यह 8 बन पाएगा। तो बताइए कि 7 लूज करना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? इसके लिए 1 लेना आसान है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। इसलिए यह क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो सोडियम है यह इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसलिए इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये कहलाता है मेटल्स। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लिखना है। तो यहाँ पर जो सोडियम हो गया ये आपका हो गया मेटल, ये मेटल का एग्जाम्पल हो गया। और जो Cl है ये आपका हो गया नॉन मेटल। तो एक था आपका मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। अब बात हम लोग करते हैं, इसमें मैंने एक सेमी मेटल्स का भी नाम लिया है। अब सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ, और मेटल्स का मतलब मेटल जो हम लोगों ने पढ़ा है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कुछ मेटल्स के भी कैरेक्टर होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टर होते हैं। मैं आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा, ऐसे उतना क्लियर पिक्चर तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को स्क्रीन पर ये पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, अब ये देखिए, ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब आप केवल मेरे माउस को देखते रहिएगा, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है
और ये जो सेकेंड लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड ये कंप्लीट, ये कहलाता है एस ब्लॉक। इसके अंदर मेटल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर से लेकर के ये 12th नंबर तक दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा कहलाता है डी ब्लॉक। इसके अंदर भी मेटल्स ही होते हैं, यानी कि एस ब्लॉक में, यानी कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। ये जो 1 लिखा हुआ है ये हो गया पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, ये जो 2 लिखा हुआ है यह हो गया पीरियोडिक टेबल का सेकेंड ग्रुप। उसी तरीके से 3 लिखा हुआ है तो थर्ड ग्रुप, 4 लिखा हुआ है तो फोर्थ ग्रुप, 12th लिखा हुआ है तो 12th ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक यदि केवल हम हाइड्रोजन को छोड़ते हैं जो रेड कलर का नजर आ रहा है, ये एक्सेप्शनल है। तो फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक जितने भी हैं ये सब के सब मेटल्स हैं। अब 13th ग्रुप से लेकर के 18th ग्रुप तक जो दिखाई पड़ रहे हैं इसे कहा जाता है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का, उतना बढ़िया बन नहीं रहा है। कल के लेक्चर में मैं इसको शामिल करूँगा। ये देखिए जहाँ पर मैं माउस के पॉइंटर को ले जा रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? जरा बोलिए तो। बी। हाँ बी, बोरॉन है, ठीक। और ये वाला सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे थे, हेलो? नो सर, नो सर, अच्छा नो सर। ठीक ठीक। हाँ तो यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है सिलिकॉन यानी Si लिखा हुआ है, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पर है? यह मेटल और नॉन मेटल दोनों के बाउंड्री लाइन पर है। क्योंकि इस लाइन के ऊपर आप बुक में जाकर के देखिएगा, यहाँ पर एक अलग सा शेडेड कलर दिखाया गया होगा। इसके लेफ्ट साइड वाला सब के सब मेटल्स हैं, जो मैं माउस मूव करा रहा हूँ ये सब के सब मेटल्स हैं। और इस लाइन के इस साइड वाला ये सब के सब क्या है? नॉन मेटल्स है। ये समझ में आ गया क्या? हेलो? यस सर। हाँ तो यस सर। तो सेमी मेटल का मतलब हुआ कि दोज एलिमेंट्स इन विच हैव सम मेटेलिक कैरेक्टर एंड सम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि जिसके अंदर कुछ मेटेलिक कैरेक्टर हो और कुछ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो, उसे कहा जाता है सेमी मेटल्स। ठीक है, अब ये पीरियोडिक टेबल ओपन किया है तो इसमें 2 बात मैं आपको और बता दूं। इसमें रेड कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है क्या कुछ? हाँ ये नोबल गैसेज होती हैं। तो ये तो नोबल गैस नहीं है ना, ये रेड कलर का कुछ मीनिंग है। हाँ हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, हाँ ना, हाइड्रोजन ही है। तो मैं यहाँ पर कुछ और बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। नेचर में केवल 92 एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। नेचर में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 92 एलिमेंट्स। अब 92 एलिमेंट्स के आगे जो आप ये सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये है, ये वाला चीज है, ये ह्यूमन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इन सबों को एक कलर से दिखाया गया है। ठीक है, और 92 एलिमेंट्स तक नेचुरल है। 92 एलिमेंट्स में से 70 एलिमेंट्स मेटल हैं, 18 नॉन मेटल्स हैं और बाकी मेटेलॉइड्स हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या?
हेलो, यस सर, ठीक है। ठीक। तो चलिए, ये वाला पोर्शन अपना क्लियर हुआ। अब कुछ हम लोग यहाँ पर साइन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो कौशल जी जरा आप बताएंगे ये क्या चीज है भाई? नाम लिखा हुआ है। सर अल्फा। हाँ, ये नाम लिखा हुआ है। ये अल्फा है, ये बीटा। एक्चुअली क्या है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। जिस तरीके से कि रोमन अल्फ़ाबेट्स हम लोग पढ़ते हैं या देवनागरी में हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर साइंस में यानी कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में इन सभी अल्फ़ाबेट्स के यूज होते हैं। तो याद रखना है कि इस तरीके का निशान है, तो इसे अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया गामा। उसके बाद यहाँ पर ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। जैसे कि ABCD में आप जानते हैं कि एक अपर केस होता है और एक लोअर केस होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट कॉलम में जो लिखा हुआ है ये तो आपका हो गया अपर केस, और सेकंड कॉलम में जो लिखा हुआ है ये हो गया आपका लोअर केस। और इस सिंबल का नाम क्या है तो वो थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है, यह किसके इक्विवेलेंट होता है डज नॉट मैटर। तो अल्फा, बीटा एंड गामा। अब आगे बात यहाँ पर करते हैं डेल्टा। एक्चुअली क्या होता है कि डेल्टा ये भी है और डेल्टा ये भी है। देखिए, डेल्टा का यूज अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करते हैं। रूटीन की बात यदि हम लोग यहाँ पर करें, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब यदि ये वाला डेल्टा है तो इसका मतलब होता है लार्ज चेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज। और यदि ये वाला डेल्टा है तो इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह इसे हम चेंज ही बोलेंगे। इसका यानी कि ये जो कैपिटल लेटर में आपको डेल्टा नज़र आ रहा है, जो कैपिटल लेटर में आपको डेल्टा नज़र आ रहा है, इसका मतलब हिट करना भी होता है। यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ याद हो कि मान लीजिए कि आपने लिया, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल नीचे जाकर के मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा CaCO3, और यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके का किया। यहाँ पर आपने ये निशान लगा दिया, आपने यहाँ पर निशान लगाया भाई। देखता हूँ इसके अंदर कहीं मिल जाए, कल मिला तो था। चलिए मैं वहीं से उठा लेता हूँ, इसी डेल्टा को उठा लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और फिर आपने यहाँ पर लिख दिया CaO प्लस CO2। अब यहाँ पर जो डेल्टा का निशान आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हुआ हीट करना, ठीक है। लेकिन यदि कहीं पर
पहले ही डेल्टा इस तरीके से लिखा हुआ हो और यहां पर हमने लिख दिया NaCl, सॉरी NaCl एक्वस। इसका फिर मीनिंग बदल जाएगा, इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। अब यहां पर समझिए कि इसका मीनिंग क्या हुआ। थोड़ा मैं खुला खुला करता हूं। यहां पर इसका मतलब होगा चेंज, और जो मैंने यहां पर इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है कंसंट्रेशन। इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी नाम लिखा है, तो अब यहां पर मान लीजिए कि आपने लिख दिया NaCl एक्वस, इस तरीके से आपने लिख दिया। तो इसे यहां पर पढ़ा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ, थोड़ा मैं इसको और छोटा कर लेता हूं, हाँ, अब सही समझ में आएगा। अब इसे पढ़ा जाएगा, इस पूरे को, कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस सर, यस सर आ रहा है। हाँ, इसे पढ़ा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर यदि ये नाम आता है और इसके आगे यदि आप डेल्टा लगा देते, आपने इसके आगे डेल्टा लगा दिया, अब इसे पढ़ा जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और यदि किसी ने यहां पर इस तरीके से लिख दिया, यानी कि ये दूसरा वाला निशान मैं ये ले लेता हूं, ये वाला, और ये ना लगा करके यहां पर आपने ये लगा दिया, इसका भी मतलब होगा चेंज इन कंसंट्रेशन। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ऊपर वाले का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर इसके कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है, और नीचे वाले केस में ये माना जाएगा कि इसके कंसंट्रेशन में कम चेंजिंग हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, तो देखिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब मेरा किसी दूसरे स्कूल में लेक्चर है, ठीक है? तो यस, आप को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपना नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 9896069141। जैसे कि मान लीजिए कि घर में आप पढ़ने लगे और पढ़ते समय आपको कोई परेशानी आ जाए, कुछ समझ में ना आए या कोई डाउट्स है वो पूछना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके सेंड कर सकते हैं।